हेलो एवरीवन, आई एम शहजाद। वेलकम टू माय चैनल बी एक्टिव ऑलवेज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले चैप्टर के आधे पार्ट को, हाफ पार्ट को डिस्कस किया था और बचे हुए पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूजफुल है। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो सीरीज, इस लेक्चर सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए रखा जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई एक एलिमेंट अगर रिएक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में टूट जाता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर को स्प्लिट किया जाता है। वाटर को स्प्लिट किया जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में, डिकम्पोज किया जाता है वाटर को बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इस टेक्निक को हम क्यों यूज करते हैं? इस टेक्निक को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज किया जाए। और हाइड्रोजन फ्यूल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रॉकेट, एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं, एज अ प्लेन फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, बाई फिगर हम आपको समझा देते हैं, बाई फिगर हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये एक ग्लास प्लास्टिक मग है। प्लास्टिक मग में ये देखिए वाटर है, इसमें दो रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, और मैंने इसे एक इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया है। एक एनोड है, एक कैथोड। एक जो रॉड है ये एक एनोड की तरह काम कर रहा है, एक कैथोड की तरह काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा जाता है, वाटर और ये रॉड में रिएक्शन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। इस प्रोसेस को हम लोग वाटर स्प्लिटिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि इस प्रोसेस को करने के लिए मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस 1.23 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन फ्यूल की तरह उसको यूज कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल किस में यूज होता है? रॉकेट में यूज होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट में जो है कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि अगर सिल्वर क्लोराइड को आप किसी सनलाइट में छोड़ दें, ठीक है, तो सनलाइट में छोड़ने से क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट हीट के पड़ते ही वो टूटने लग जाएगा, टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को कभी भी उसको अंधेरे में रखा जाता है, बंद कमरे में रखा जाता है, कभी भी वहां सनलाइट उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता, वरना क्या होगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। अब देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी ऐसा होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड में जब हीट पड़ता है तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या, कौन सा मतलब कि यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और बताना था कि लास्ट जब हम लोग डिस्कस किए थे कि कंपोजिशन रिएक्शन क्या हो जाता है, उसी में एक सब टॉपिक है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है कि जिस कंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो किसी हीट के द्वारा अकर किया जाए, यानी हीट के द्वारा वो रिएक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि थर्मल से नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल मतलब हीट, तो हीट से जो रिएक्शन कंडक्ट किया जाए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंडक्ट हो हीट से, ऐसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको मतलब कि कंडक्ट कराने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ठीक है, ये याद रखिए कि डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम लोग देख रहे थे वो एक्सोथर्मिक था,
यानी ऊष्माक्षेपी था, जिसमें एनर्जी और हीट यानी हीट रिलीज हो रहा था। इसमें क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जैसे कि अभी थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा हम लोगों ने, क्या हो रहा है कि हीट को एब्जॉर्ब करके तब एक रिएक्शन जो है, एक एलिमेंट जो है वो टूट कर दो अलग अलग एलिमेंट में, जैसे कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट में टूट रहा है, कब, जब हम इस पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं आप आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया अ रिएक्शन इन विच वन डिस्प्लेस्ड अदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है विस्थापन रिएक्शन में कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, Fe, और ये कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस है, और ये Fe क्या है, सॉलिड है। तो ये Fe जो है इस कॉपर को रिप्लेस कर फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर कुछ नया प्रोडक्ट बना ले, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी बहुत सारा एग्जांपल है, देखिए कॉपर सल्फेट Fe क्या किया, कॉपर क्या किया, ये Fe क्या किया, यहाँ पे Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, Fe कॉपर को डिस्प्लेस किया है। इसमें देखिए सिल्वर नाइट्रेट कॉपर है, कॉपर क्या किया, Ag को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे जिंक क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन में, सारे रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ सोडियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम में क्या है कि पोटेशियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, बाय फिगर समझाते हैं, बाय फिगर हम आपको समझाते हैं। देखिए ये आयरन नेल है, ये सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो आप इस ग्लास में देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें क्या है कि दो आयरन नेल को डाल दिया गया है, दो आयरन नेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इस दो आयरन नेल को बाहर निकाला जाता है तो आयरन नेल का कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंदर में एक रिएक्शन होता है, इस बीकर, इस ग्लास के अंदर एक रिएक्शन ये होता है, Fe जो आयरन नेल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट से जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये दोनों भी एग्जांपल याद रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। अब आते हैं नोट में, जिंक एंड लेड आर मोर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कैसे करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे Pb है यानी लेड है और कॉपर है, यहाँ पे डिस्प्लेस कौन किया, Pb किया है कॉपर को। इट मीन्स कि Pb जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेस करता है इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसको याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है कि डिस्प्लेस कौन करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के ही जैसा है। क्या है कि बस इसमें दो एलिमेंट एक रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में सोडियम है और ये बैरियम है। सोडियम क्या किया है, बैरियम इस सोडियम को डिस्प्लेस करके बैरियम सल्फेट बना लिया, और सोडियम इस बैरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। यानी कि एक ही रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक छोटा सा टर्म आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? होता क्या है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनता है तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन वाली रिएक्शन में होता है। कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसके साथ कोई अलग एलिमेंट रिएक्ट करता है तो इस तरह का रिएक्शन होता है। अभी आगे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और बाय फिगर भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है कुछ, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर
यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस करके सोडियम सल्फेट बना रहा है और कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसमें भी वही है FeCl3 NaOH। Fe जो है Cl के साथ, ये Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाता है और Fe को डिस्प्लेस कर देता है, और Fe जो है OH के साथ कंबाइन हो जाता है, Na को डिस्प्लेस कर देता है। तो आई थिंक आप लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उसके बाद सबसे लीस्ट जो होता है वो प्लेटिनम होता है। इस ग्राफ को, इस टेबल को आप लोग जरूर याद रखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में माइंड कर लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि CaOH2, जिसको हम लोग बोले थे स्लेग्ड लाइम, और इसी का यूज हम लोग करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, वॉल को व्हाइट वॉश करने में, चूना कराने में। वो जब हम बोलते हैं ना कि वॉल को जो चूना कराना, तो स्लेग लाइम का यूज किया जाता है। क्या होता है, स्लेग लाइम एक एक्वस रूप में होता है ना, लिक्विड रूप में, एक्वस रूप में होता है। ये CO2 से जब रिएक्ट करता है तो CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या हो जाता है, ये क्या होता है सॉलिड, और ये क्या है, ये है एक्वस, और ये क्या है, ये है गैस। तो क्या हो रहा है कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकल के आ रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी विफल अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, HCl जैसे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, ये रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट और वाटर दे रहा है। दिस टाइप का रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करे, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या विफल अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। A reaction in which reactants combine to form products and again products recombine to reactants is called reversible. रिवर्सिबल मतलब होता है कि एक घटना हो फिर वही घटना दोबारा से रिवर्स हो, यानी कि फिर से वही घटना वहां से शुरू हो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल, दैनिक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ A से B की ओर गया, फिर B से A की ओर आया, यानी कि ये रिवर्सिबल हो गया, रिवर्स हुआ। तो उसी तरह से एक रिएक्शन जिसमें क्या हो कि दो रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बने, फिर प्रोडक्ट टूट के दो रिएक्टेंट बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन दैट इज नोन एज रिवर्सिबल। उसके बाद आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, जैसे CaCO3 टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। तो जिस तरह के रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये था इरिवर्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या ग्रुप, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह से किसी रिएक्शन में अगर होता है कि एक एलिमेंट के साथ अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन जुड़ा तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि ये HCl एसिड बनाया प्लस सल्फर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का। क्यों H2S का, इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन इससे रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन भी रिमूव हो या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको,
तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। देखिए ऑक्सीडाइज डोनर जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कलर थोड़ा फेड हो जाएगा क्योंकि ये डोनेट किया है, ठीक है। और ये देखिए ये एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका कलर थोड़ा ऐसा हो जाता है। यहाँ पे इस एग्जांपल में और अच्छे से देखिए ये ऑक्सीडेशन इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसमें से इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्यों इसका हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन। यहाँ देखिए ये कोयला है, ये वायुमंडल में प्रेजेंट एयर है, कोयला एयर से रिएक्ट करके, यानी कि ये कोयला मतलब कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, ठीक है, बाय एग्जांपल समझ रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन याद कर लिए हैं तो रिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। क्यों क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसलिए रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हो गया। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, तो जिंक क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन, जिंक ऑक्साइड का इसमें रिडक्शन हो रहा है। जिंक का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दिखाया गया है। देखिए ये बर्नर है, ये एक चाइना डिश है जिसमें कि वायर गेज ये नीचे लगा है, और चाइना डिश में क्या है, कॉपर पाउडर है। जब कॉपर पाउडर को हम लोग हीट देते हैं तो कॉपर और वायुमंडल में प्रेजेंट एयर से ये कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन की जगह हम अगर हाइड्रोजन दें, जैसे कि हम इसको बंद कर दें और हाइड्रोजन गैस के साथ बंद कर दें, फिर हम नीचे से हीट दें, तो कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, तो ये टूट जाएगा कॉपर और हाइड्रोजन, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस अगर पास किया जाए हीटेड मटेरियल CO कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा तुरंत। ये जो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, अब इससे हमको रिवर्स करना है कि कॉपर ऑक्साइड से फिर कॉपर और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम तभी कर सकते हैं जब क्या करें, इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा दे कॉपर ऑक्सीजन को, तभी जाके हम लोग को कॉपर और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। यहाँ पे भी वही चीज दिखाया गया है कि कॉपर को ऑक्सीजन से जब इसको एयर में छोड़ दिया गया इस कॉपर पाउडर को, तो ये रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। और अगर हमको फिर से कॉपर और ऑक्सीजन अलग चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराना होगा, तभी जाके कॉपर और ऑक्सीजन हम लोग अलग अलग पाएंगे, ठीक है। ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखते हैं आगे, इसमें शायद और क्लियर होगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर पाउडर है, इसमें हम जब हीट दिए तो कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, और अगर हम लोगों को रिवर्स चाहिए तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो हमको रिवर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और क्लियर होगा आप लोगों का। देखिए ये सेकेंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे, Ki प्लस H2O2 इज इक्वल टू 2KOH प्लस I2। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, KiO का हो रहा है। क्यों, क्योंकि K के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चिन्ह चढ़ता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए देखिए सोडियम अगर लॉस किया इलेक्ट्रॉन को तो प्लस हो गया, जिंक लॉस किया इलेक्ट्रॉन, अगर जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का, जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब एक सवाल आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीडाइज कब बोलेंगे कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कब बोलेंगे कि कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। देखिए अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे रिएक्शन के दौरान तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस करे रिएक्शन के दौरान उसको रिड्यूस्ड बोलेंगे। ये एक एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर और लिक्विड है यानी कि H2O वाटर दे रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन।
हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो रिडक्शन, कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई थिंक आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्लियर माइंड क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या अंतर है और कैसे कैसे क्या होता है। कोई भी दिक्कत फिर भी रहे, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखिए वह सबस्टांस जो रिडक्शन हो, जिसमें रिडक्शन हो, जो सबस्टांस का रिडक्शन हो, वो सबस्टांस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। याद करने का तरीका, ऑक्सीडाइजिंग है, याद रख लेना है कि जिस सबस्टांस का रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कार्बन, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, कॉपर प्लस कॉपर, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका होगा? जो ये सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए, इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, रिडक्शन हो रहा है H2O का। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिस ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अकर करता हो एक साथ। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब हीट दिए तो क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस करके कॉपर में हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके H2O में बदल गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि H2 का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये इट मीन्स कि एक रिएक्शन में दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ नीचे भी एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब की टॉपिक, कोरोजन, संक्षारण। हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, कोरोजन। जब किसी मेटल आयरन को आप, जब किसी लोहे का, आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि किसी आयरन को अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो क्या होता है? उसमें एक लेयर चढ़ जाता है। उस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? उस लेयर को बोलते हैं रस्ट या जंग लगना बोलते हैं, है ना। क्या होता है कि when a metal iron is attacked by substances around it such a moisture, acids etc, it is said to be corrode and this process is called corrosion। उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, एक लेयर का चढ़ जाना। ठीक है, वो होता क्यों है कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं और जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होता है कि ये लोहा रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करने के बाद एक लेयर बन जाता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कोरोजन का एग्जांपल देखिए किस तरह से ये कार जो है डैमेज हो गया है और ये ताला जो है डैमेज हो गया है। केमिकल ऑफ रस्टिंग देखिए क्या होता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, आयरन जो मतलब हमने छोड़ रखा है एटमोस्फेयर में, बाहर छोड़ रखा है, वो आयरन है, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो एयर में प्रेजेंट है, इसके अलावा अगर बारिश वगैरह होती है तो उससे वाटर जो इसमें पड़ता है तो क्या होता है कि एक रिएक्ट होता है कि O2 Fe और H2O तीनों मिलके Fe2O3 H2O ये बना लेता है, जिससे ये बेसिकली रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। रस्ट यानी जंग का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, कोरोजन का क्या होता है? कोरोजन से क्या क्या डैमेज होता है? कार बॉडीज डैमेज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब कैसे कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है? कोरोजन से बचने का तरीका है कि आप जो भी मटेरियल है उसको पेंट कर दीजिए या उसको अच्छे से पॉलिश कीजिए या उसको कोटिंग कीजिए। कोटिंग क्या होता है? कोई एक अलग ऐसे मटेरियल से उसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए एक लेयर बनाकर, जिससे कि पानी या और कोई से वो रिएक्ट नहीं कर पाए, एसिड वगैरह से रिएक्ट नहीं कर पाए, तो उसको कोटिंग बोलते हैं। जो अलग कोई मटेरियल किसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एक चीज और है कि फॉस्फोरिक एसिड भी जेली फॉर्म में यूज किया जाता है अक्सर रस्ट को खत्म करने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड का यूज जेली के फॉर्म में यूज किया जाता है रस्ट को खत्म करने के लिए। ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड है, ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे दिमाग में रखिएगा जो सभी बातें हो रही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पूछ लेगा क्वेश्चन ये कि मतलब रस्ट को खत्म करने के लिए कौन सा एसिड का यूज होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता है, एक कंडीशन होता है कि अगर हम लोग कोई ऑयली फूड को अगर हम लोग लंबे समय तक कहीं छोड़ देते हैं बाहर, मतलब तो क्या होता है उसमें? वो महकने लगता है और उसका कंडीशन खराब हो जाता है।
ठीक है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, यानी कि वो गल जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग देखेंगे अक्सर चिप्स का पैकेट में, चिप्स का पैकेट भी तो ऑयल ही होता है, जो चिप्स हम लोग पैकेट के अंदर खाते हैं वो ऑयल ही होता है, ऑयल से उसमें भी ऑयल होता है, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज या रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तभी तो वो पॉलीथीन जो होता है चिप्स का, वो पैकेट देखे होंगे, वो फूला होता है ज़्यादा, लगता है कि अंदर सिर्फ एयर है, एयर जो है वो नाइट्रोजन गैस होता है उसमें, ताकि उसको हम रेंसिडिटी और ऑक्सीडाइज से बचा सकें। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि कंडीशन है जिसमें सबस्टांस जो है ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज, ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है जब वो एयर से एक्सपोज होता है एयर में। ठीक है, तो इस तरह का सबस्टांस को हम कहेंगे रेंसिड व्हेन देयर इज चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट, मतलब उसके स्मेल और टेस्ट में जब चेंज होगा तो हम कहेंगे दिस सबस्टांस इज रेंसिड। कॉज क्या है इसका? कॉज है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर और एंजाइम के कॉम्बिनेशन से रेंसिडिटी होता है, मतलब रेंसिड होता है कोई मटेरियल। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, हम बताए, मैंने डिस्कस किया था, मैं बताया था आप लोगों को कि व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मार्बल जो होता है, जो घर में लगाया जाता है, घरों में यूज किया जाता है, उसको हम उसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैल्शियम ऑक्साइड एक लाइम और क्विक लाइम है, यानी चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स के पैकेट में रेंसिडिटी को बचाने के लिए फिल किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक क्यों किया ये जरूर बताइए। आप लोग सभी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे लिंक यहाँ दे रखा है। जिन लोगों को PDF चाहिए लेक्चर का, वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बी एक्टिव ऑलवेज करके होगा, सर्च कर लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।